बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्वांटाइज्ड रेडियाई। कई बच्चों को क्वांटाइज्ड का मतलब भी अक्सर समझ नहीं आता, तो इस क्वांटाइज्ड वर्ड को, इस क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक जन्नात की कहानी से समझाने की कोशिश की थी। तो कोशिश करता हूं कि उसी कहानी को जल्दी से यहाँ पर भी रिवाइज कर लें ताकि क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाए। तो देखिए किस तरह से, अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, तो जिसका जो ये इस तरह ग्राउंड पे बनी हुई है, ठीक है, ये क्या है, ये ग्राउंड है। अब ये उसकी क्या है, पहली मंजिल है, ये उसकी दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल, ये चौथी मंजिल। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी यहां पर नहीं, ये हो गई फर्स्ट, ये तो ग्राउंड हो गया ना, ये फर्स्ट मंजिल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है उसकी, ठीक हो गया। और यहां पर ग्राउंड पे कोई जिन बैठा हुआ है, ये क्या है, कोई जिन है। और बाहर एक और बड़ा सा जिन है जो इसका आका है। तो इस बड़े से जिन ने क्या किया, इस छोटे जिन को ताकतें दी। बड़े से जिन ने छोटे जिन को ताकतें दी, मतलब जादू से दिया। और वो जादू क्या था, वो ताकतें क्या थी कि बड़े जिन ने कहा छोटे जिन को कि अगर तुम चुटकी बजाओगे, मैंने तुम्हें ऐसी ताकत दी है कि अगर तुम चुटकी बजाओगे तो तुम पहली मंजिल पर पहुंच जाओगे, अगर तुम चुटकी बजाओगे तो तुम दूसरी मंजिल पर पहुंच जाओगे, अगर तुम चुटकी बजाओगे तो तुम तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पे पहुंच जाओगे। यानी इस तरह की ताकत। और इस बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसकी कोई सीढ़ियां नहीं है, ठीक है, इसमें कोई लिफ्ट नहीं लगी हुई, यानी पहली मंजिल और दूसरी, तीसरी, चौथी तक जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तो इस बड़े जिन ने छोटे जिन को कहा कि मैं तुम्हें ताकतें देता हूं, बस चुटकी बजाओ और पहली पे पहुंच जाओ। चुटकी बजाना एकदम से तुम दूसरी पे पहुंच जाओगे, ठीक हो गया यहां तक। अब इस छोटे जिन ने बड़े जिन से कहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं चुटकी बजाऊं और मैं पहली और दूसरी मंजिल के दरमियान में कहीं यहां पर हवा में लटक जाऊं, पहली और दूसरी मंजिल के दरमियान में हवा में लटक जाऊं, या दूसरी और तीसरी मंजिल के दरमियान में हवा में लटक जाऊं, मतलब ये दूसरी मंजिल है, ये तीसरी है, मैं दरमियान में कहीं पर रुक जाऊं। ऐसा पॉसिबल है? क्या तुमने मुझे कोई ऐसा जादू दिया है? तो वो कहता है नहीं, तुम्हारे पास ऐसा कोई जादू नहीं है, तुम्हारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। तुम चुटकी बजाओगे तो या तो पहली पे पहुंचोगे, या दूसरी पे पहुंचोगे, या तीसरी पे पहुंचोगे, लेकिन तुम चाहो कि दूसरी और तीसरी के दरमियान में कहीं पर मैं रुक जाऊं, तो ऐसी मैंने तुम्हें कोई ताकत नहीं दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि इस बड़े जिन ने इस छोटे जिन की ये जो स्टेट्स हैं इसको क्वांटाइज्ड कर दिया है कि बेटा या पहले पे, या दूसरे पे, या तीसरे पे, या चौथे पे, इनके दरमियान में कहीं पर ना, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसको इसने क्वांटाइज्ड कर दिया है कि पहली, इस दूसरी, या तीसरी, या चौथी स्टेट पे, ठीक है। क्वांटाइज करिए, समझने के लिए बस एक वर्ड याद रखिए कि फिक्स्ड वैल्यूज, फिक्स्ड अलाउड एनर्जी वैल्यूज या फिक्स्ड अलाउड एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, कि ये वाली स्टेट्स अलाउड है, इसके अलावा तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन के केस में किस तरह से होता है, देखिए, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये उसका ये कुछ सेकंड ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन चाहे अगर कि मैं यहाँ पर कोई नया ऑर्बिट बना लूँ, मतलब पहले और दूसरे के दरमियान में, तो ये पॉसिबल नहीं है। और कहे कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर घूम लूँ, यहाँ पर घूम लूँ, यहाँ पर थोड़ी सी सैर शेयर कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। या इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रह सकता है, या दूसरे में रह सकता है, या तीसरे में, या चौथे में। इनके दरमियान में अगर वो कहे कि मैं कोई नया ऑर्बिट बना लूँ या कोई रह लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी को हम कहते हैं कि ये हमने किसकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये जिसके रेडियाई हैं, ये क्वांटाइज्ड हो गए हैं, ये क्वांटाइज्ड हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि फिक्स्ड वैल्यूज हैं भाई, उसको तुम क्रॉस करके नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब क्रॉस मतलब उन जगहों पे तुम रिजाइड, पूरे एटम में ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी रुक सकता है, कहीं पर भी ऑर्बिट बना सकता है, नहीं। फिक्स्ड जो एनर्जी स्टेट्स है सिर्फ वहां पर रह सकता है, ठीक है, उनके दरमियान में कहीं पर भी नहीं। तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब इस लेक्चर में हम करेंगे क्या, ठीक है, यही हम प्रूव करेंगे कि क्वांटाइज रेडियाई होते हैं। अब देखें, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और ये उसका रेडियस है r, सही है। तो अगर मैं कहूं कि एक ये नेक्स्ट ऑर्बिट है,
तो उसका ये रेडियस होगा r, ऐसा ही है। तो अगर मैं कहूं कि इसका पहला जो रेडियस है, पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है 1 मीटर है, तो क्या दूसरे ऑर्बिट का जो रेडियस होगा क्या वो 2 मीटर होगा, क्या वो 3 मीटर होगा, क्या वो 4 मीटर होगा, कितना होगा? जो तीसरे ऑर्बिट का रेडियस है, फॉर एग्जाम्पल ये तीसरे ऑर्बिट का जो रेडियस है ये कितना होगा? क्या ये 8 मीटर होगा, क्या ये 9 मीटर होगा, क्या ये 10 मीटर होगा, क्या ये 11 मीटर होगा? मीटर्स में नहीं भाई, ये तो बहुत कम होता है, एटम नजर ही नहीं आता। मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि हम इसमें करने क्या वाले हैं, ठीक है? ये नहीं समझ लेना कि ये जो रेडियस है ये मीटर्स में होते हैं, ठीक हो गया? क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर तक होता है, ठीक हो गया? यानी इतने ये स्मॉल आंखों से नजर ही नहीं आते। तो जैसे समझाने के लिए बता रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि पहले और दूसरे ऑर्बिट का रेडियस कितना है, सही है? ये कितना डिफरेंस है, कितने गुना ज्यादा है या कितना गुना पहला रेडियस दूसरे ऑर्बिट के रेडियस से कितना कम है, या जो दूसरा ऑर्बिट का रेडियस है वो पहले ऑर्बिट के रेडियस से कितना ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आज हम देखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान सी डेरिवेशन से आपको इसको समझा सके। तो देखो, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसका रेडियस r है, ये पहला ऑर्बिट है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? m है। इलेक्ट्रॉन जाहिर है सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये होगी जो कि v है, ठीक हो गया? अब इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहा है? भाई इस पे कूलम फोर्स लग रही है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। किस तरह से? देखिए, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, और हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। इनके दरमियान कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, ठीक है? Fe से जिसको हम शो करते हैं, ठीक है? वो पढ़ के आए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Fe से हम उसको शो करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी चार्ज है, तो इसके दरमियान यानी अट्रैक्शन की वजह से ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ठीक हो गया? ये चीज याद रखनी है। तो इसमें फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रही है। अब ये रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, और सर्कल में अगर कोई चीज मूव कर रही हो तो कौन सी फोर्स हम उसको कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स की बड़े मजे कहानी है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करेगा? नहीं, यानी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कुछ भी नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड का जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। तो यहां पर फिर हम लिख सकते हैं कि Fe इज इक्वल टू Fc। Fe क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fc क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं होगी, ठीक है? जाते ये खुद कुछ कोई फोर्स नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर यही ना हो तो सर्कल में रिवॉल्व भी नहीं करेगा, Fc होगा ही नहीं, ठीक है? तो Fe इज इक्वल टू Fc, बैलेंस कर रही है, इस वजह से ये रिवॉल्व कर रहा है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर इसको इसमें पुट कर देंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आप फॉर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, ठीक है? तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक हो गया? अब यहां पर देखिए Fe इज इक्वल टू K, उसी तरह देखिए Q1 चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस तरह का चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पे भी चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये हम हाइड्रोजन का एटम ले रहे हैं, ये क्या हम ले रहे हैं? हाइड्रोजन का एटम। और हाइड्रोजन के एटम में हमें पता है कि एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? E, सही है? इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कितना है? उस पे भी E चार्ज है।
क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसमें नेगेटिव 1.6 पे पॉजिटिव 1.6 होता है, ठीक है। तो दोनों का चार्ज बराबर है, लिहाजा जितना इस पे चार्ज है प्रोटॉन पे उतना ही इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है। और अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो फिर प्रोटॉन पे भी चार्ज ई है, हमने इसको ई से शो करते हैं, सही है। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक हो गया। अब यहां पर एक और चीज आपने करनी है कि आर के साथ एन लगा लेना। ये क्या है, रेडियाई है ना, रेडियस है। और अगर पहले ऑर्बिट की बात करें तो n इज इक्वल टू 1 लगा लेंगे, दूसरे की बात करें तो n इज इक्वल टू 2 लगा लेंगे, तीसरे की बात करें तो n इज इक्वल टू 3 लगा लेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हमने साथ में आर एन लिख दिया कि कोई भी ऑर्बिट हो सकता है आर एन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एफ सी। एफ सी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक हो गया। और यहां पर भी हम r के साथ n लिखेंगे, v के साथ n लिखेंगे। अगर हम पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है तो उसके लिए n की जगह यहां पर भी 1 पुट कर देंगे। और अगर दूसरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, और दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी उसमें n इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो वो भी निकल आएगी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी एन का स्क्वायर ओवर आर एन का स्क्वायर। अब एफ सी और एफ ई की यहाँ पर आप 2 इसको नाम दे लें, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है कि पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, ठीक हो गया। 2 और 3 को 1 में पुट कर देना है। तो एफ ई की जगह क्या पुट करेंगे, के ई का स्क्वायर बाय आर एन, के ई का स्क्वायर बाय आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी की जगह एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, यहां पे एन लगा दें, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने आर एन करना है, क्योंकि हम क्वांटाइज रेडियाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर एन से गया, ठीक हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर एन उधर चला गया, एम वी स्क्वायर नीचे आ गया, इज इक्वल टू के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी एन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखें तो के क्या है, कांस्टेंट, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट, मैस कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी ऑर्बिट के साथ साथ चेंज होती रहती है। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और होगी, दूसरे में और होगी, तीसरे में और होगी। तो वेलोसिटी पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम एक इक्वेशन सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी के पार्ट के आ चुके हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। यहां से हम वेलोसिटी वी एन निकालेंगे। तो वी एन इज इक्वल टू एन एच ओवर एम आर और 2 पाई, ठीक है। आर एन यहां पर कर लें। तो वी एन इज इक्वल टू एन एच ओवर एम आर ओवर 2 पाई, ठीक है। वी एन को हमने सेपरेट कर लिया ना। अब इस इक्वेशन को अगर आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 का नाम दें, तो पुट इक्वेशन 5 इन 4, ठीक है। 5 को 4 में मुड़े, यानी इस वी एन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर एन इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू के ई का स्क्वायर ओवर एम, और यहां पर क्या आ जाएगा, वी एन की जगह उसकी वैल्यू एन का स्क्वायर, या अभी डायरेक्ट कर देते हैं एन एच ओवर एम आर एन 2 पाई और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वी पे क्या है, स्क्वायर है। अब इसको खोल लें, ठीक है, सारा मैथमेटिकली है। तो आर एन इज इक्वल टू के ई का स्क्वायर ओवर एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और जागते रहना है एन स्क्वायर आर एन का स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। यहां से एक एम
इससे मार जाएगा, और ये आर स्क्वायर, ठीक है, ये एक इससे काट गया, ठीक हो गया। तो यहां पर क्या फिर आया हमारे पास है के ई का स्क्वायर, ठीक है, या अभी आर एन का स्क्वायर को नहीं काटते, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हम एक और स्टेप बना ही लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। तो आर एन इज इक्वल टू, ये सारी टर्म उठा के हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो एम आर एन का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, इसको उठाकर हम ऊपर ले गए हैं। तो यहां पर जब हम इसको इस तरह करेंगे तो यहां पर क्या है, ये आर एन इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमने क्या निकालना है, आर एन ही निकालना है। तो आर एन को सेपरेट कर ले, आर एन को इधर ही रहने दे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इधर आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई, और सॉरी यहां पर के ई का स्क्वायर भी आता है, ठीक है, जो के ई का स्क्वायर पहले भी था, ये वाला के ई का स्क्वायर यहां पर, ठीक है, और यहां पर क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर एम के ई का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वांटाइज रेडियाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां पर देखें एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर क्या था, एम आर एन का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, ये ऊपर चला गया के ई के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो एम आर एन का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर के ई का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, इस आर एन स्क्वायर को आर एन से काट दिया। अब इस आर एन को हमने सेपरेट करना है किसी तरीके से, ठीक है, तो सिर्फ इस आर एन को इधर ही रहने दिया, बाकी सारी वैल्यूज को उठाकर इस तरफ ले आए। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर एम के ई का स्क्वायर नीचे आके डिवाइड हो गया, तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर एम के ई का स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो यहां पर फिर क्या होगा कि आर एन, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और अंदर मैं इसके लिख दूं एच स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर एम के ई का स्क्वायर, एच स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर एम के ई का स्क्वायर। तो यहां पर आप देखें, अगर मैं इनकी वैल्यूज यहां पर पुट करूं तो हमारे पास पहला जो रेडियस है उसका क्या आंसर आएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करना चाहूं तो छोटू सा यहां पर लिखते हैं कि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 टू रेज पावर -34 प्लैंक्स कांस्टेंट है ये उसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 4, उसी तरह पाई की जगह 3.14 का स्क्वायर, एम की जगह 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर -31, ठीक है, जो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, आर एन इज इक्वल टू 0.53 नैनोमीटर, ठीक है, और यहां पर जो ये एन स्क्वायर बाहर है ये उसी तरह, सही है। तो हमारे पास ये कुछ आंसर आ जाता है। तो इससे इस इक्वेशन को यूज करके हम पता चला सकते हैं कि पहला ऑर्बिट का रेडियस कितना है, दूसरे का कितना है, तीसरे का कितना है, चौथे का कितना है। अगर मैं पता करना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट, सही है, तो n की जगह 1 पुट कर दे, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन है ना, तो n की जगह क्या पुट कर दे, 1 पुट कर दे, तो R1 कितना आ जाएगा 0.53 नैनोमीटर, सही है। जो मैं पहले कह रहा था ना 1 मीटर 2 मीटर, ऐसा नहीं है कुछ भी, मुझे समझाने के लिए था। तो पहले ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो 0.053 नैनोमीटर होता है अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो, ठीक है। अगर मैं दूसरे ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना चाहूं n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो यहां पर 2 पुट कर दें, R2 के लिए n की जगह जब 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 are 4, तो 0.53 नैनोमीटर। इसी तरह जो हमारे पास है R3 के लिए, R3 के लिए क्या आ जाएगा, n की जगह 3 पुट कर दें, 3 3 are 9, तो 9 इंटू 0.53 नैनोमीटर, और अप टू सो ऑन, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 पुट करते जाए ना, तो जो भी आंसर आते जाए। यानी कि अब यहां पर देखें, जो समझने वाली चीज है कि पहले
और दूसरे ऑर्बिट में 4 गुना डिफरेंस है। पहले और दूसरे ऑर्बिट में 4 गुना डिफरेंस है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लें, बताते हैं किस तरह से। देखें यहाँ पर, यानी कि अगर हमारे पास जो पहला ऑर्बिट है, न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट है वो इतना है, तो दूसरा ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट पहले ऑर्बिट के 4 टाइम्स है, यानी कि जो दूसरा ऑर्बिट होगा वो कहीं यहां पर होगा, यहां पर, और तीसरा ऑर्बिट और दूर, पहले ऑर्बिट से 9 टाइम्स है, वो और दूर। तो पहले और दूसरे ऑर्बिट में अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर अगर है तो इलेक्ट्रॉन या यहां पर हो सकता है, या दूसरे ऑर्बिट में हो सकता है, या तीसरे में हो सकता है। इन सारी जगहों पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कि ये जो रेडियाई हैं ये क्वांटाइज्ड हैं, इनकी फिक्स्ड वैल्यूज है। और वो फिक्स वैल्यूज क्या हैं भाई? 0.53 नैनोमीटर है, 4 इंटू 0.53 नैनोमीटर है, 9 इंटू 0.53 नैनोमीटर है। इनके दरमियान में कोई रेडियाई नहीं है, ये फिक्स्ड रेडियाई है। या ये रेडियस है, या दूसरा ये होगा, या तीसरा ये होगा। अगर मैं कहूँ कि भाई दरमियान में कोई एक और रेडियाई होना चाहिए था, कौन सा? 4 और 9 के दरमियान, 5 इंटू 0.53 नैनोमीटर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये क्वांटाइज्ड हो गए, 0, 4, 9 है, आगे चौथा ऑर्बिट के लिए 16 है, पांचवें के लिए 25 है। तो इनके दरमियान वाली कोई नहीं पॉसिबल, बस यही पॉसिबल है, यही पॉसिबल रेडियाई हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं ना। तो यहां तक था हमारा लेक्चर क्वांटाइज्ड रेडियाई। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अब यहां पर हम एक और चीज भी निकाल सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरे ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी, तीसरे ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो आपको बताते हैं कि वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम उस पर बात करते हैं। उसकी इतनी लंबी कहानी नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि पहले ऑर्बिट है तो भाई उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है। दूसरे ऑर्बिट है तो उसमें कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारे पास था आंसर वो क्या था? सेकंड पोस्टुलेट, mvr इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है, और Vn। अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ कि पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो Vn इज इक्वल टू NH/2πmRn। अब यहां पे कुछ भी नहीं करना, n कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, m कांस्टेंट, Rn कांस्टेंट नहीं है, तो Rn की वैल्यू पुट कर देते हैं। Rn की वैल्यू कौन सी थी? ये वाली वैल्यू। तो Vn इज इक्वल टू NH/2πm, और R की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? n² h² ओवर 4πm ke का स्केयर आ गए थे, ठीक है। तो यहां से 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये पाई इससे गया, ये m इससे गया, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है, और ये n इससे गया, यानी जो वैल्यूज कटती हैं वो काट दें, तो बाकी क्या बचा? h ओवर, और यहां से बाकी क्या बचा? ये h इस h से गया, ठीक हो गया। तो Vn इज इक्वल टू 1 ओवर, यहां पर क्या बचा? h² था ना, एक h से काट गया तो एक h तो बच गया, सही है, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या बचा? 2 और पाई, तो 2 पाई और ke का स्केयर, ke का स्केयर, ke का स्केयर, और यहां पर एक n भी बच गया, यहां पर क्या बचा? एक n भी बचा, ठीक है, n² था ना, एक n इससे कटा, तो यहां पर क्या आएगा? Vn इज इक्वल टू 2 पाई ke का स्केयर डिवाइडेड बाय NH, ठीक हो गया। तो इस फार्मूले के जरिए से हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप किस तरह से? मैं कह रहा हूं कि Vn इधर ही रहने दें, 1 ओवर n बाहर ले आए, और यहां पर 2 पाई की वैल्यू 3.14 पुट करें, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 पुट करें, ठीक है। यहां पर k की वैल्यू पुट की है या नहीं की? यहां पर हमने k की वैल्यू ही नहीं भाई पुट की, तो यहां पर k की वैल्यू भी पुट करिए, 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9, ठीक है। तो एक यहां पर k की वैल्यू भी पुट करनी है।
तो 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 और ई की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 टू रेज पावर 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 टू रेज पावर -34 आ जाएगा। ठीक हो गया। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो तकरीबन आता है 2.1/n 2.19 इंटू 10 टू रेज पावर 6 मीटर पर सेकंड। सही है। इसको सॉल्व करने से ये वाला आंसर आता है। अब अगर हमें कहा जाए कि पहले ऑर्बिट के निकाले तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो v n इज इक्वल टू n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/1 आ जाएगा। तो पहले ऑर्बिट के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी निकली वो कितनी आएगी 2.19 इंटू 10 टू रेज पावर 6 मीटर पर सेकंड। सही है। और अगर दूसरे ऑर्बिट के लिए निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे v2 इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू 2 तो 2.19 इंटू 10 टू रेज पावर 6 डिवाइडेड बाई 1/n n की जगह 2 पुट कर दें तो 2 करेंगे तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी और ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ क्या होती जाती हैं बढ़ती जा रही है। पहले 1 था अब 2 है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब 3 होगा तो तीसरे ऑर्बिट में वेलोसिटी और कम हो जाएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और चौथा ऑर्बिट तो चौथे में और कम हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले जो हमारे पास है पहला ऑर्बिट उसमें सबसे ज़्यादा होगी, दूसरे में कम, तीसरे में कम, चौथे में और कम। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होती जाएगी। यानी जो उसकी रिवॉल्विंग स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी बीच में ऐड कर लेनी है। पता नहीं कैसे मिस हो गई है। 4 की वैल्यू पाई की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू m की वैल्यू और k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ हम कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं। और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वाली वैल्यूज इसमें ऐड कर लेनी है। तो बाय मिस्टेक ये रह गई थी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।